wave, I told you what is a wave. Wave is energy, wave is disturbance. And what is wave motion? Propagation of energy, transmission of energy from one point to another. And there are three types of waves. Mechanical wave, which needs medium for its propagation. Then there are electromagnetic waves, they do not require any medium. Then there are matter waves. Mechanical waves, electromagnetic waves, matter waves. Now in class 11 we will be dealing with only mechanical waves. And mechanical wave are further of two types. Longitudinal wave and transverse wave. Longitudinal wave, best example is sound wave. Sound is a longitudinal wave. Okay, the wave is energy, its propagation from one point to another through the medium is wave motion. I told you yesterday the characteristics of wave motion. Number one, in wave motion, it is energy that travels, not the particles. Energy travels from one point to another due to the repeated and periodic vibrations of the particles of the medium about their mean position. If each and every particle execute simple harmonic motion, then wave is called plane wave, plane progressive wave. Progressive wave means energy is traveling. It is not a stationary wave. And energy is not restricted between 2 points. It is progressing, traveling from one point to another through the medium. Okay? So, we will be dealing with mechanical wave, that is progressive wave, that is plane progressive wave, means each and every particle of the medium will execute simple harmonic motion. Okay, so in wave motion it is energy that travels, not the particles. Particles, they keep on vibrating about their respective mean position. And they transfer energy from one point to another. Energy transference is due to repeated and periodic vibration. पार्टिकल बार बार लगातार वाइब्रेट करते रहेंगे और एनर्जी को पास ऑन करते रहेंगे। हॉकी के मैच में प्लेयर का क्या काम है? बॉल को ट्रांसफर करना। बॉल को कहाँ भेजना है? गोल में। प्लेयर नहीं जाता गोल में, बॉल जाती है। तो सिमिलरली इन वेव मोशन इट इज एनर्जी दैट ट्रैवल, नॉट पार्टिकल। पार्टिकल तो अपनी जगह वाइब्रेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली। ओके, और जब ये प्रोग्रेस करेगी और पार्टिकल अपनी अपनी जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेशन रिपीटेड होंगी, पीरियोडिक होंगी। और पार्टिकल को इधर से एनर्जी लेनी है और उधर ट्रांसफर करनी है अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट, इधर से एनर्जी ली, नेबरिंग पार्टिकल से ट्रांसफर की। एंड इफ यू वांट द स्पीड देन मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। फटाफट एनर्जी लेके इधर दे के फिर पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है, ताकि एनर्जी तो लगातार ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी का पैसेज एक बार नहीं होना, रिपीटेडली। स्पीकर बोल रहा है, लिसनर के पास साउंड जा रही है, साउंड एक वेव है, वेव मोशन हो रहा है। बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर मीडियम है। जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मीडियम की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि कौन सा मीडियम जल्दी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मीडियम मस्ट बी हाईली इलास्टिक। इलास्टिसिटी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और क्या होना चाहिए मीडियम की प्रॉपर्टी? मीडियम मस्ट प्रोसेस इनर्शिया। अगर पार्टिकल को एनर्जी नहीं मिली, पार्टिकल मीन पोजीशन में बैठा रहे, इंतजार करे, इधर से एनर्जी आएगी, उधर पास ऑन करूँगा, बार बार यही काम करूँगा। हम देखा होगा कई बार छत पे लेंटर डालते हैं, मजदूर खड़े हो जाते हैं, उधर मसाले को छत पर भेजना, सोर्स वो मशीन है और डेस्टिनेशन छत है, बीच में मीडियम है, लेबर सब खड़े हैं। फिर आपने कभी देखा, इसको ऑब्जर्व किया हो, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है,
ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेपर टू पेपर, फ्रॉम द मशीन टू द रोड। ओके, तो मजदूर क्या करते हैं, इधर से मटेरियल पकड़ा तो किसी कंटेनर में पासन कर दिया इमीडिएटली, फिर मटेरियल तैयार है, आपको इमीडिएटली इधर पासन करना है, बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर क्विकली विद हाई स्पीड यू वांट टू ट्रांसफर द मटेरियल तो फिर वेलोसिटी हाई होनी चाहिए। अब कौन सी वेलोसिटी, आपके पास 3 वेलोसिटी हैं, यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडनल, और एक बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है जहाँ वैल्यू में वेरिएशन होती है, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जहाँ शेप चेंज होती है। ओके, तो यहाँ अगर आप साउंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू सॉलिड, थ्रू वायर, तो आपको यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी लेना है। अगर आप एयर में तो फिर आपको बल्क मॉडुलस लेना। इनमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा होगा, जब वेव मोशन होगा देयर विल बी चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, चेंजेस इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी भी चेंज होगी। बताएंगे साउंड कैसे चलती है, पर वेव मोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले आप कल बताई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन वेव मोशन इट इज एनर्जी दैट ट्रैवल्स, नॉट द पार्टिकल। पार्टिकल क्या करते हैं, दे सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, सिंपल हार्मोनिकली। और क्या, ईच पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ए लिटिल लेटर देन इट्स प्रीडिसेसर। पहले पार्टिकल ने दूसरे को एनर्जी देनी है, दूसरे ने तीसरे को देनी है, तो तीसरा विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ए लिटिल लेटर देन सेकंड। All the particles of medium they will not start vibrating at the same time. जिसको भी एनर्जी मिली नहीं हो तो मीन पोजीशन पे बैठा है, इज नॉट वाइब्रेटिंग। जिसको मिल चुकी है एनर्जी लेके एक्सट्रीम पे जाएगा। सर मान लो जैसे एनर्जी काफी दूर से जो लिसनर है स्पीकर पे, मतलब वो काफी दूर खड़ा है, हाँ, तो एनर्जी ट्रैक जैसे करेगी तो उसकी Between पावर speed कम भी रहेगी। पावर कम होगी अगर मीडियम में कोई रुकावट पैदा करी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है क्या उसमें लॉस होगा? होगा अगर मीडियम में फ्रिक्शन हुआ, एयर डिस्टेंस हुआ, अगर एयर में प्रोपेगेशन हो रही है, एयर का फ्रिक्शन हुआ तो एनर्जी लॉस होगा। तो हमने क्या कहना है, मीडियम शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस ताकि मिनिमम लॉस हो, अपोजिशन ना हो, ट्रांसफर में कोई रुकावट ना आए। ठीक है ना? अभी देखो यहाँ से जो मसाला जा रहा है, जिसके पास आ चुका है वही तो आगे पास ऑन करने के लिए अपने हाथ इधर करेगा, वही तो डिस्टर्ब होगा, वही तो SHM में आएगा, वही तो एक्सट्रीम पे जाएगा। तो जिसको भी मसाला मिला नहीं वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो अभी मेन पोजीशन पर ही है, तो रेस्ट में ही है। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई बीच में पार्टिसिपेंट जो मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा है अगर थोड़ा सा ढीला पड़ गया, मैं थक गया, मैं कुछ खा लूँ, तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। अरे मेरे को दर्द हो रही है, ठहरो, रुकावट आ गई। तो यहाँ वेव मोशन में हमने क्या माना है, विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। मीडियम की 3 प्रॉपर्टी, मस्ट पोसेस हाई इलास्टिसिटी, मस्ट पोसेस इनर्शिया, बिना एनर्जी मिले तो मीडियम का कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट ना करे, करेगा भी नहीं, एनर्जी मिलेगी तभी पास ऑन करेगा। नंबर 3 शुड बी मिनिमम एयर फ्रिक्शन, मीडियम का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि एनर्जी लॉस ना हो। ओके, फिर क्या बताया कि each particle will start vibrating a little later than its predecessor. Third particle will start vibrating little later than second. Okay? Then each and every particle will vibrate in the same fashion, same frequency, same amplitude.
सेम एनर्जी ट्रांसमिट करनी है, सेम टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, एक वाइब्रेशन का नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड सबके सेम होने चाहिए, उसने एक सेकंड में कितनी बार ट्रांसफ़र किया एनर्जी को, सबके लिए सेम होनी चाहिए, सबकी एम्पलीट्यूड सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, ओके, तो सेम एनर्जी ट्रांसमिट करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि मीडियम में मिनिमम परीक्षण होनी चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, मीडियम एनर्जी ट्रांसफर में कोई रुकावट पैदा ना करे, ओके। फिर आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल is executing simple harmonic motion and wave is traveling, energy is being propagated. The speeds are different. Particle velocity is variable. Particle when it goes to extreme comes to rest momentarily. When it passes the mean, passes mean maximum speed. Speed is variable. Speed of the particle is variable. But speed of the wave constant. From speaker to listener, sound wave travel with the same speed, 332 meter per second. Okay, a light from sun to earth travels with the same speed, and the speed of the wave doesn't depend upon the source. Remember, light emitted by matchstick, light emitted by candle, light emitted by any star travel with the same speed. Speed of light wave or sound wave is independent of the source. Speaker गधा हो, शेर हो, कुत्ता हो, ढोलक हो, तबला हो, इलेक्ट्रिक गिटार हो, ठीक है, लड़की हो, लड़का हो, बिल्ली हो, जो साउंड की नेचर है, नेचर मीन्स साउंड श्रिल है, लाउडनेस ज़्यादा है, कम है, पिच हाई है, लो है, क्वालिटी साउंड कैसी है, वो डिफर करेगा। बिल्ली की आवाज़ और शेर की आवाज़ में डिफरेंस है। एक श्रील साउंड है बिल्ली की, लड़की की आवाज़ पहचान में आ जाती है, श्रील है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तिखी आवाज़ है, श्रील है, लेकिन लड़की की आवाज़ रफ है, फ्रीक्वेंसी कम है। बिना देखे आप पहचान लोगे ये किसकी आवाज़ है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ जो वेव होगी, मैकेनिकल वेव होगी, वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी स्पीड, उसकी क्वालिटी डिपेंड कर सकती है। ये ढोलक की आवाज़ है, तबले की है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तबले की साउंड श्रील है, पतली है, तिखी है, ढोलकी की आवाज़ मोटी है, फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है ना। लेकिन साउंड प्रोड्यूस बाय तबला और ढोलकी स्पीड इज सेम, ओके। फिर आपको क्या बताया, पार्टिकल is executing simple harmonic motion, whereas wave is being transmitted from one point to another through the medium, which is highly elastic, offering least resistance, that possesses inertia, transmit कर रहा है, and wave through the medium is traveling with the same speed. This medium is homogeneous, okay. अब in a classroom, from speaker to listener, from teacher to taught, there is air, and every mechanical wave needs medium for its propagation. So here in this case there is a particle of the medium air. They are taking part in the transmission of sound from speaker to listener. It's mechanical wave. इसमें particle velocity is different from wave velocity. What is the difference? Particle velocity is variable. It becomes zero at the extreme position. You have studied SHM completely, and you know energy associated with the particle executing simple harmonic motion changes from potential energy to kinetic. Somewhere it is totally kinetic, somewhere it is totally potential. At the extreme, its speed is zero, kinetic energy is zero, and entire energy is potential. It comes to mean velocity maximum, kinetic energy maximum.
potential energy zero. You know, in a simple harmonic motion, the particle execute SHM like this. So oscillatory motion, periodic motion, to and fro motion, forward backward motion. And here there is a mean position, but displacement is zero. It is extreme. Displacement is maximum. In between, at any point P, particle goes from this to this position, displacement is y. Okay? And at P, displacement is y, velocity is, displacement you can write a sin omega t. It's a harmonic, simple harmonic motion. The parameters will be expressed in terms of harmonic function. Harmonic functions are only sine and cosine. They are periodic. Okay? Then it is purely sine. Even harmonic motion can be expressed as a combination of sine and cosine. Then we express y as a sine omega t plus theta. This is a suitable combination of sine and cosine. If you open this bracket, sine a plus b sine a cos b plus cos a sine b. Okay, and if it is purely cos function, purely cos, or you express simple harmonic motion by this function also, which is the proper function to express simple harmonic motion, will depend upon the position of the observer. The observer अगर यहाँ है, when t is 0, y is 0, then it will be best expressed by this function. When t is 0, y is 0. This happens at mean position. That means observer is observing from the mean position. If observer is at the extreme, when t will be 0, if t is 0 here, so displacement will be maximum. When t is 0, y is a. Y is not 0. Okay? This happens when observer is at the extreme position. If the observer is between mean and extreme somewhere here or here, then this motion will be expressed either by this or by this. Clear? Will make the particle vibrate simple harmonic motion. So at any position, its potential energy is half m omega square y square. Kinetic energy is half m omega square a square minus y square. And total energy is half m omega square a square. So one of the characteristics of simple harmonic of wave motion is that the particle which is executing SHM possess sometimes potential energies, sometimes kinetic, sometimes both, sometimes only kinetic at the mean. Okay, at the mean y is 0, so whatever left is total energy. That means at the mean position energy is totally equal to the total energy, and that is only kinetic, no potential energy. But at extreme, when y is maximum a, then this energy will be half m omega square a square. That is total energy, is potential in nature. तो ये भी वेव मोशन का एक करेक्टर है. जब वेव मोशन होगी, मैकेनिकल वेव की प्रोपेगेशन होगी, मीडियम के पार्टिकल SHM में होंगे, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव means every particle, whenever it receives energy, will be put into simple harmonic motion. Okay, and will take part in the transmission of wave. तो हम कहेंगे ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, वेव प्रोग्रेस करेगी, ठीक है ना. लेकिन कई बार क्या होता है, ये दो दीवारें हैं, आप इसमें भागते हैं, कभी इधर भागते हैं,
फिर इधर भागते हैं, दूसरी इधर भागते हैं, ये प्रोग्रेस नहीं है। अब रोज स्कूल जाते हैं, अब 3 साल से सेम ही क्लास में है, तो प्रोग्रेस क्या किया? अब तो स्टैंड करके सेम क्लास में। ऐसे जो वेव है वो स्टैंडिंग वेव भी होती है, वो मीडियम के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार है, वायर के दोनों एंड्स टाइट कर दिए, बीच में प्लग किया, जो साउंड वेव पैदा होगी इधर गई, रिफ्लेक्ट हुई इधर आई, इधर गई इधर आई, प्रोग्रेस नहीं कर रही। आप मुझे, मैं तो 3 सालों से स्कूल में जा रहा हूँ, जा रहे होंगे 3 सालों से सेम क्लास में, क्या प्रोग्रेस किया? आप स्टैंडिंग हो गए एक ही क्लास में 3 साल। तो यहाँ वेव प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव वेव है, स्टैंडिंग वेव नहीं है। ओके, तो वेव प्रोग्रेस कर रही है, और जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। हम उसको इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसे रिप्रेजेंट की जाती है मैथमेटिकली। ओके, अगला टॉपिक यही होगा। लेकिन अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक एक पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन वाइब्रेट करेगा, एनर्जी उसकी कभी पोटेंशियल होगी, कभी काइनेटिक, पार्शली इन बिटवीन। यहाँ काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन यहाँ टोटली पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। यहाँ टोटली काइनेटिक है। ये वेरिएशन आएंगी। तो मतलब इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे वो क्या कहते हैं, काइनेटिक भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। उसकी जो वाइब्रेशन की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है। सर सेम तो पोटेंशियल ही होगा इसके बाद इसको दूसरा पार्टिकल मिल जाएगा, एनर्जी उसको हैंड ओवर कर देगा। एनर्जी जा रही, पार्टिकल थोड़ी जा रहा है। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, और सर मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटली करेंट। इन बिटवीन दोनों होंगी। यहाँ पी पॉइंट पे काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो इन वेव मोशन आपको क्या बताया गया कि पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। ये उनके साथ चीज़ें हैं, एनर्जी है, ये भी, तो वो तो वाइब्रेट कर रहा, वो नहीं जा रहा, जा कौन रहा है? वेव जा रहा है। तो वेव मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई? इन वेव मोशन इट इज द एनर्जी दैट ट्रेवल्स, नॉट द पार्टिकल। इन हॉकी का मैच इट इज द बॉल दैट गोज, नॉट द प्लेयर। प्लेयर क्या करेगा? थोड़ा इधर से इधर हुआ, बॉल आई, हिट किया, प्लेयर थोड़ी भाग रहा है, वो तो थोड़ा इधर उधर होगा। मेन काम प्लेयर का पास करना, मेन काम पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल का एनर्जी ट्रांसफर करना। वो थोड़ी जा रहा है आगे, तो इन्फिनिटी में पहुंच गया, वो नहीं जाएगा, एनर्जी जाएगी। तो इट इज एनर्जी दैट ट्रैवल, ये वाली एनर्जी जो आपने मीडियम के सोर्स के जो नियरेस्ट बैठा था उसको दिए कि इसको पास ऑन कर दो। वो पास ऑन करते समय जैसे थर्मल कंडक्शन होती है, क्या करते हैं पार्टिकल? दे हैंड ओवर हीट एनर्जी, वो अपनी जगह थोड़ी छोड़ते हैं। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। ये चीज़ यहाँ हो रही है, फ्रॉम सोर्स टू जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक एनर्जी जाएगी, पार्टिकल थोड़ी जाएगा। पार्टिकल तो ऐसा में है, ओके। उसकी एनर्जी कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी टोटली काइनेटिक, कभी टोटली पोटेंशियल, कभी कॉम्बिनेशन। तो वेव मोशन में एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी प्रोग्रेस में है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। Kinetic energy is because of motion. Motion is only temporarily, momentarily. So, wave motion में particle velocity
और वेव वेलोसिटी are different। अब पार्टिकल वेलोसिटी, मान लो आप इसको डिनोट करते हैं यू से, वेव वेलोसिटी वी से। ये सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। क्या डिफरेंस है? u is variable whereas v is constant। wave travels the same speed, sound travels the same speed from speaker to listener। जब साउंड की प्रोपेगेशन होती है, साउंड की स्पीड नहीं चेंज होती अगर मीडियम सेम है। हाँ, मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। मीडियम डेंसर आ गया, रेयर आ गया, तो स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। तो वेव मोशन की एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई। वेव मोशन कैरेक्टरिस्टिक, वेव मोशन इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये कैसे होता है? ड्यू टू रिपीटेड एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। फिर क्या बताया? मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन नॉट पॉसिबल विदाउट मीडियम, एंड मीडियम मस्ट पोसेस, उसकी 3 प्रॉपर्टी बता दी मीडियम। नंबर 1, हाईली इलास्टिक। नंबर 2, must possess inertia। Number 3, should offer minimum resistance। ये होना चाहिए, ये मीडियम की प्रॉपर्टी। और बिना मीडियम के वेव मोशन हो नहीं सकती। मैकेनिकल वेव के लिए तो मीडियम चाहिए। जब वेव मोशन हो रही है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और वेव प्रोपेगेट हो रही है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, वेव वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ओके, किसी भी पार्टिकल को जब भी एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी ट्रांसमिट करनी है पार्टिकल टू पार्टिकल। ये एनर्जी जाएगी क्योंकि हमने बोला मिनिमम एयर फ्रिक्शन है, ठीक, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये एनर्जी ट्रांसफर करनी है, और यह एनर्जी एक पार्टिकल जो नियरेस्ट सोर्स है उसको मिली, उसने सेकंड को दी। यही एनर्जी कितना टाइम लगाया उसको, उतने टाइम सेकंड पार्टिकल लगाएगा जब थर्ड को पास ऑन करेगा। जब थर्ड फोर्थ को पास ऑन करेगा, यही एनर्जी उतना ही टाइम लगाएगा, उतनी दूर जाके ट्रांसफर करेगा। कितनी दूर जाके ट्रांसफर करेगा? जितना एम्पलीट्यूड है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ बैठा है, ये यहाँ से चला, इतनी एनर्जी लेके यहाँ पहुंचा, इतना डिस्टेंस, टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड का 1/4 in T/4 time, covering a distance equal to amplitude. This energy is handed over to the next particle। यही हो रहा है, बार बार लगातार यही काम हो रहा है। ड्यू टू रिपीटेड एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन of the particle of the medium, energy is being transmitted through the highly elastic medium which is offering minimum resistance। ये ध्यान रखना। Then, और आपको ये बताया था, there are say 5 particles of the medium। Particle here is the source, will be any mechanical wave, longitudinal wave or transverse wave। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, 2 टाइप की होती हैं। तो वेव यहाँ से चलेगी, नियरेस्ट पार्टिकल नंबर 1 को ये एनर्जी मिलेगी, ये इतनी एनर्जी लेकर यहाँ पहुँचेगा, और अभी पार्टिकल नंबर 1 2 के पास आ गया है, इतनी एनर्जी लेके, और उसको हैंड ओवर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है
क्या कि भाई यही एनर्जी तुमने पार्टिकल नंबर 3 को देनी है, कम नहीं करनी। नंबर 1, जितना टाइम मैंने यहाँ से एनर्जी ला के आपको दी है, इतने टाइम में आपने भी इतना टाइम लगाना है, कम ज़्यादा नहीं लगाना। मैं इतनी डिस्टेंस कवर करके आया हूँ y=a, तुम्हें भी पार्टिकल नंबर 3 इतनी दूरी मिलेगा, तुम्हें भी मेरे जितना टाइम लगाना है, तुम्हें भी इतनी एनर्जी मैंने आपको दी उतनी आगे पास ऑन करनी है। और ड्यू टू हाईली इलास्टिक मीडियम ये एनर्जी हैंडओवर करके वापस आएगा, क्योंकि बार बार लगातार यही काम करना है। तो यहाँ पार्टिकल नंबर 2 एनर्जी लेके 3 के पास आ गया, और पार्टिकल नंबर 1 क्योंकि मीडियम इलास्टिक था वापस आ गया। पार्टिकल नंबर 1 ने अभी हाफ जर्नी कंप्लीट की है अपने फुल वाइब्रेशन की, लेकिन पार्टिकल 2 ने तो अभी 1/4 की है, 3 ने तो अभी स्टार्ट ही करना है। तो दैट मीन्स जो मीडियम के पार्टिकल हैं दे आर नॉट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, और पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल नॉट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम टाइम। सबसे पहले ये वाइब्रेट किया, ये तो T/4 टाइम के बाद किया, इसने तो अभी शुरू करना है। नेक्स्ट T/4 टाइम में क्या होगा, थर्ड जो है 4th के पास आ गया एनर्जी लेके, 2 वापस आ गया इतने टाइम में, 1 जो वापस आया था वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला गया। Why I am saying के these are vibrating in different phases, क्योंकि इसने 75% एक वाइब्रेशन का 75% कंप्लीट कर लिया है, इसने 50% किया है, इसने 25% किया है, 4th ने तो अभी 0% किया, सेम फेज में नहीं है। अच्छा, अब 4th पार्टिकल 5 के पास आ गया, सेम एनर्जी लेके सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करके, और 3 वापस आ गया, 2 जो वापस आया था एक्सट्रीम पे चला गया, 1 एक्सट्रीम पे आया था वापस आ गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मीडियम। पार्टिकल नंबर 1 हैज कंप्लीटेड 1 फुल वाइब्रेशन एंड टाइम टेकन, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। आप इधर देखो, मिस किया था, मैं दोबारा आप लोगों को लिख रहा हूँ, उन्होंने तो कर लिया। तो कंसंट्रेट ऑन दिस, नॉट टू सी हियर एंड देयर एंड इधर एंड उधर। तो क्या करना, ये लगा कर आएंगे, यहाँ से ये करेंगे वो करेंगे, टाइम खराब करेंगे। मैं अब नए सिर से बता रहा हूँ, कल मैंने ये नहीं बताया। फिर लिख लिया है तो है? लिख लिया। जब भी सेम टॉपिक अगर मैं सेकंड टाइम भी कराऊंगा डिफरेंट वे से, नए एग्जाम्पल होंगे, नया मेथड होगा। तो जो जिन्होंने एब्सेंट थे, जो उनको ये, क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है, आगे वो कैसे बढ़ेंगे जब तक उनको ये पहले वाला नहीं पता होगा, तो बताना जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ता हूँ, इधर ध्यान दें, आप फिर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो थक गया कहीं, अब मैं नहीं कहूँगा। सुना, कोई असर ही नहीं होता इतने डेट। एक बार आपके पेरेंट्स को कन्वे कर दूंगा, दे आर नॉट सीरियस। ये रेगुलर है, आते भी कभी कभी हैं, आते हैं तो आंसू सारे चले जाते हैं। जो चीज़ यहाँ सिर्फ आपके लिए आई एम डूइंग दिस सैक्रिफाइस, मैं दोबारा कर रहा हूँ, एंड यू आर नॉट बॉदरिंग मी। इसको रिकॉर्ड करो जो मैं चाह रहा हूँ, मैंने आज यूज़ करना है ये, तो बिना प्रीवियस नॉलेज के मैं प्रेजेंट लेक्चर नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को समझते नहीं, टाइम खराब करते। जब ऑफलाइन में आप सीरियस नहीं है तो ऑनलाइन में कहाँ होंगे? सभी सारे पेरेंट्स होते हैं, ऑनलाइन में कुछ नहीं पता लगता, पता लग सकता है अगर आपका बच्चा सीरियस हो।
उसको मौका मिल जाता है। जनरली बच्चे पेरेंट्स के कहने में नहीं है आजकल, ये सच्चाई है। वो भी डरते हैं बच्चे को कहते हैं, लेकिन जो ईमानदार बच्चा होगा, ईमानदार टीचर होगा, वो नहीं डरेगा इन चीज़ों से। उसको ये जो डिसऑनेस्टी है बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं गड़बड़ हो रही है, फेरी हो रही है, वो नहीं टॉलरेट करता। थोड़ी होता है। यहाँ इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, इसका 3/4 ऑफ द टोटल टाइम हुआ है पूरी जर्नी का, इसका हाफ टाइम हुआ है, इसका T/4 हुआ है, इसका 5 मिनट तो अभी स्टार्ट करना है। यहाँ भी T0 था। अब पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 5, इधर एक वाइब्रेशन के बाद पार्टिकल नंबर 1 will start second vibration and it will start first, but 1 and 5 will move in the same direction, go to same extreme, इधर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो 1 और 5 जो भी कर रहे होंगे सेम कर रहे होंगे। तो ये मीडियम के ये दो पार्टिकल 1 and 5 which are in the same phase of vibration, they are separated by distance, इसको wavelength कहते हैं। Wavelength is the distance between two nearest particles of the medium which vibrate in the same phase. ये इसकी पहली डेफिनेशन है, नोट नहीं किया। सेकंड डेफिनेशन इसी की, ये वो डिस्टेंस है which has been travelled by the wave in that time in which particle has completed one vibration. That means इतने टाइम में वेव इतनी दूर चली गई है, एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। पार्टिकल अपनी अपनी जगह है, तो इट इज एनर्जी दैट ट्रैवल्स, नॉट द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या करें? दे आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक। आर दे इन द सेम फेज? नो। एक ने अभी वाइब्रेशन शुरू करनी है, एक ने एक चक्कर पूरा कर दिया हुआ है। दे आर नॉट इन द सेम फेज। तो जो टू पार्टिकल जो नियरेस्ट है मीडियम के, जो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे 1 and 5, उनमें जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी 4 पॉइंट डेफिनेशन है वेवलेंथ की। पहली आपको बताई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट इन द सेम फेज। दूसरी डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव in that time in which a particle completes one vibration. दो डेफिनेशन वेवलेंथ की। फिर what is the wave velocity? Wave velocity v is equal to, आप किसी की भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस है लैम्डा और ये टाइम है जिसमें कवर हुआ है। दिस डिस्टेंस हैज बीन ट्रैवल्ड बाय द वेव इन दिस टाइम। व्हेन यू डिवाइड डिस्टेंस बाय टाइम यू विल गेट द स्पीड। ये किसने डिस्टेंस कवर किया? वेव ने, इसलिए वेव वेलोसिटी है। और फिर आपको पता है 1/t, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। V is equal to n lambda, familiar formula आ गया, which is known to you since class 9. V is equal to n lambda, आप करते रहे। ओके, कोई भी वेव हो, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स या मैटर वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी का फार्मूला आप कैसे लिखेंगे? मैकेनिकल वेव में ये है। अगर लाइट वेव है तो मैकेनिकल वेव नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बिना मीडियम के भी चलना आता है। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, C is equal to nu lambda, दिस इज फॉर लाइट।
are for any electromagnetic wave, radio wave, TV wave, X-ray, gamma ray, microwave, visible light, ultraviolet या इंफ्रारेड लाइट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। अभी तो हम मैकेनिकल वेव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपको सेकंड टाइम की वेव बताई है, दे आर नंबर 1 गामा रेज, मोस्ट एनर्जेटिक है ये। नंबर 2 पे एक्सरेज आती हैं। नंबर 3 पे अल्ट्रावायलेट। नंबर 4 पे विजिबल लाइट। नंबर 6 पे इंफ्रारेड। देन देयर आर माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। इसमें 2 एक्सरे रेज होती हैं। इसमें ये फर्स्ट गामा है, ओ gamma rays, and these electromagnetic wave have been written in the increasing order of wavelength and decreasing order of frequency. ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है गामा की, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आईआर क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन, पढ़ा है 10th में ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस सर। उसमें ये यूज होती थी। विजिबल लाइट 7 जो कलर होते हैं गिवन बाय विबग्योर, वो इस एरिया में है। विजिबल लाइट 7 कलर गिवन बाय विबग्योर, ये दे हेल्प अस इन व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज को देखना तो विजिबल लाइट, कोई भी वेवलेंथ। और अल्ट्रावायलेट लाइट नजर नहीं आती, इंफ्रारेड लाइट नजर नहीं आती। तो ये जो आपको 12th में आप जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा लेसन है, लेकिन यहाँ आपको बताना जरूरी है कि मैकेनिकल वेव दूसरी वे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम चाहिए चलने के लिए। तीसरा है माइक्रोवेव। तीन टाइप की वेव। मैकेनिकल वेव को चाहिए मीडियम। हाँ, मैकेनिकल वेव भी आपको 2 टाइप की बता दी, एक लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स। सर डिक्रीज ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले बात आपने बताया था ना कुछ, इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, increasing order of wavelength. Means when you go from gamma to radio wave, wavelength increase कर रही है और frequency decrease कर रही है। When all these electromagnetic waves travel with the same speed, इन 7 वेव्स की जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेम स्पीड है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, आपको बताया कि स्पीड डजंट डिपेंड अपॉन द सोर्स। मैस्टिक से जो लाइट निकली, कैंडल से जो लाइट निकली, बल्ब से निकली, सन से निकली, सेम स्पीड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। ओके, साउंड का कोई भी सोर्स हो, लेकिन साउंड की स्पीड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें बेस्ट एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव, बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव। और इसकी जो वेलोसिटी है c से नहीं डिनोट की जाएगी, c तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है जो कि मैक्सिमम लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट। ओके, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उसको स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट किया c से।
और किसी की स्पीड होगी तो 20 है। ओके, तो समटाइम साउंड और लाइट एक ही टाइम पर प्रोड्यूस हो जाती है। जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं तो साउंड भी निकलती है थंडरिंग से, और फ्लैश भी निकलता है, लाइट भी निकलती है। और ये दोनों का स्पीड डिफरेंट है। सर तभी लाइट पहले दिखती है, Yes. जैसे मीडियम नहीं चाहिए। लाइट नहीं, लाइट क्योंकि पास चलती है इसलिए फ्लैश आपको पहले नजर आएगा, वो आपके पास पहले पहुंच गई। साउंड स्लो चलती है, थंडरिंग कुछ देर के बाद सुनाई देगी। क्रिकेट के मैच में भी आप देखते हैं, बॉलर बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन उसको हिट कर रहा है, पहले जो भी व्यूअर है वो पहले क्या देखते हैं कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बाद में साउंड सुनाई देती है। फिर क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए चलने के लिए, जैसे एयर का रेजिस्टेंट हो गया तो फिर रेजिस्टेंस या उसकी स्पीड कम हो जाती है, और मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे उसे लाइट को नहीं चाहिए तो वो तेज हो जाती है। हमने ये कहा है कि अगर मीडियम होमोजीनियस है तो सेम स्पीड हो, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, स्पीड में फर्क नहीं होगा। लेकिन मीडियम ही अगर डिफरेंट डेंसिटी का आ गया, स्पीड में फर्क पड़ेगा। आप सड़क पे जा रहे हो, आगे खड्डा आ गया तो आपकी सेम स्पीड थोड़ी रहेगी, कीचड़ आ गया तो आपकी सेम स्पीड थोड़ी रहेगी, डिस्टेंस आ गया आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर आ गया गाड़ी की स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। अगर प्लेन रोड है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, then you can move with the same speed, सुना? तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि मैकेनिकल वेव और वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लेट अस सपोज टेक ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, इट इज मैकेनिकल वेव। नंबर 2, मीडियम चाहिए, इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स and gases. Longitudinal wave can travel through solids, liquids and gases. Now the question is, in which medium sound will travel faster, in solid or in liquid or in gases? The speed of, यहाँ से पता लगेगा, the speed of longitudinal wave is given by V is equal to E by D under V. What is E? Is coefficient of elasticity. Velocity of the medium through which sound is traveling, and E is density of the medium. So these two factors are going to decide the speed of longitudinal wave. Now you have to see out of solid, liquid and gas which is most elastic. Solids are most elastic. The sound will travel faster in solid. So V is directly proportional to square root of elasticity, inversely proportional to square root of density. Solid
वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज, इसलिए साउंड विल ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड. The second factor on which the speed of longitudinal wave will depend, that is the density of the medium through which it is being propagated. Okay. This formula you can derive on the basis of method of dimension. The velocity depends on two factors. First is velocity, second is density. Let us say A and B are the dimensions of E and D. Then apply constant, write the dimension formula of all these physical quantities. Then apply principle of homogeneity, get the value of A and B. And you will get A equal to half and B will get, you will get minus 1. Dimension of E half means power half means under root. And E has dimension minus half. It will be here in under root but in the denominator. So you will get this formula. Velocity of longitudinal wave. Now, the medium through which sound is being propagated. When sound is being propagated, what type of strain is produced in the medium? Longitudinal strain, volumetric strain, shearing strain. There are three types of velocity. So shearing strain. Okay. Which type of strain? If it is shearing strain, then you will have to replace E by eta. This E can be Young's modulus of velocity. If there is a longitudinal strain, किसी वायर में अगर साउंड प्रोपेगेट कर रही है और जो स्ट्रेन पैदा होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, तो यू हैव टू टेक कोएफिशिएंट वेलोसिटी एज यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी. लेकिन अगर आप एयर में लेते हैं, यू हैव टू टेक बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी. बल्क मॉडुलस देयर विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. मीडियम के अंदर कंप्रेशन रेरिफेक्शन होगी, वॉल्यूम चेंज होगा. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए यू हैव टू टेक बल्क मॉडुलस. एंड इफ देयर इज ए शेयरिंग स्ट्रेन देन यू हैव टू गो फॉर eta. Clear? Yes, sir. So, coefficient of velocity, you know, is ratio of stress to strain with an elastic limit. Hooke's law, you know, every elastic body will obey Hooke's law. That is, within elastic limit, this ratio is constant. And propagation of sound through the medium is periodic and repeated. बार बार वही काम होना है. अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हुई है तो बार बार इसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही पैदा होगी रिपीटेडली. ओके. लेकिन अगर शीयरिंग स्ट्रेन पैदा हुई है तो आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इट इज ए रिपीटेड एंड पीरियोडिक प्रोसेस. पीरियोडिक में मिनिमम टाइम इन विच प्रोसेस इज रिपीटेड, उसको टाइम पीरियड भी कहते हैं. सो आप कौन सी स्ट्रेन लेनी है विल डिपेंड अपॉन जब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड हो रही है, मीडियम कौन सा है और उसमें स्ट्रेन कैसे पैदा हुई है. तो आपको ई को रिप्लेस करना पड़ेगा. गेट माय पॉइंट? तो जब आप ये बाय द मेथड डायमेंशन ये प्रूव करना चाहेंगे तो यू मस्ट नो द डायमेंशन फार्मूला ई एंड डी. डायमेंशन फार्मूला यहाँ से मिलेगा. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, Yes, sir. डिफॉर्म इज फॉर पर यूनिट एरिया. ये प्रेशर बन जाता है. तो इसका एम एल माइनस टी माइनस 2 डायमेंशन फार्मूला मिलेगा. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. ओके. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, डायमेंशन फार्मूला यही मिलेगा. और ये डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम.
ये स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला मिलेगा। तो दिस विल हेल्प यू इन ड्राइविंग दिस इक्वेशन। ओके, तो ये है हमारा मैकेनिकल वेव, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको क्या लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कौन सी लेनी है, विल बी डिसाइडेड बाय द मीडियम। और मीडियम में कौन सा स्ट्रेन पैदा होता है वो आपको करस्पॉन्डिंगली ई लेना है। Yes. ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी बताई अभी? 3। नंबर 4, नंबर 4 नंबर 4 जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, इट ट्रेवल्स in the form of compressions and rarefactions. Compressions and rarefaction, which will mean बता रहा हूँ, which will mean कि अगर ये मीडियम है, let us say एयर है, most of the sound travel through air, ये एयर मीडियम की लेयर्स हैं। ओके, एयर में एट एनी टाइम ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। जब साउंड की प्रोपेगेशन होगी, व्हाट विल हैपन? साउंड प्रोपेगेशन, मीडियम के जिस पोर्शन में साउंड को रिसीव कर लिया है वहाँ ये लेयर्स दे विल गेट कंप्रेस्ड। एनर्जी आ चुकी है मीडियम के इस पार्ट पे, तो ये ऐसे लेयर्स पास पास आ जाएंगी, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। जब लेयर दूर दूर से एनर्जी निकल गई, पासन हो गई, तो दीज लेयर्स दे विल गेट अपार्ट, तो इसको बोलेंगे रेरिफैक्शन। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रोड पे जब ट्रैफिक चलता है, जब रेड लाइट हो जाती है तो ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, कंप्रेशन, लोग इतने, क्राउड इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ से थोड़ा सा भी हिलना मुश्किल हो जाता है, ये कंप्रेशन है। लेकिन जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो जितने वो जो क्राउड थी वो दूर भागती है, हम कहते हैं रेरिफैक्शन बन गया। पूरे दिन में रेड लाइट पे कितनी बार कंप्रेशन रेरिफैक्शन बने? रेड लाइट कंप्रेशन, ग्रीन लाइट रेरिफैक्शन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन। जब वो हारमोनियम प्ले करते हैं, जब वो आगे करते हैं, वो जो लेदर बैग होता है उसमें हवा कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। हारमोनियम प्लेयर जो है जब हारमोनियम बजाता है तो जब पास करता है तो कंप्रेशन पैदा होती है, उसको दूर कर दिया तो हवा दूर दूर हो गई तो रेरिफैक्शन हो गया। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। व्हाट हैपेंस एट कंप्रेशन? प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल से, नॉर्मल प्रेशर ये था, ठीक है ना। जब रोड पे ट्रैफिक ही नहीं है, प्रोपेगेशन ऑफ ट्रैफिक ही नहीं है, रेड लाइट हो जाए, ग्रीन लाइट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेड हो गई, कोई है तो नहीं वहाँ, क्राउड तो है नहीं, कंप्रेशन तो बना नहीं, रात को, ठीक है ना, रात को। तो यहाँ भी जब साउंड की प्रोपेगेशन होगी, विच एवर पार्ट ऑफ द मीडियम विल रिसीव साउंड, साउंड इज एनर्जी, तो एयर विल गेट कंप्रेस्ड, मीडियम विल गेट कंप्रेस्ड, प्रेशर विल increase, volume will decrease, density will increase, temperature will increase. These are the variation in the medium during propagation of longitudinal wave. These compression, rarefaction, they are
repeatedly alternatively formed. रेड लाइट हो गई, रेड और ग्रीन में टाइम इंटरवल है, ओके। तो वहाँ टाइम बताया जाता है, जहाँ ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ टाइम बढ़ा दिया जाता है रेड और ग्रीन में, ओके। यहाँ भी मीडियम है, सॉलिड मीडियम है कि लिक्विड है या गैस है, साउंड ने प्रोपेगेट करना है, मीडियम कंप्रेशन होएगी, रेडिफेक्शन बनेंगे, ओके। तो मैं अगर एयर की बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द साउंड ट्रैवल थ्रू एयर, ओके। तो एयर में क्या होता है, नॉर्मली मीडियम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है, डेंसिटी ये है, लेकिन जब कंप्रेशन बना, साउंड की प्रोपेगेशन हुई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रोपेगेशन हुई, तो कंप्रेशन मीन्स द लेयर्स ऑफ द मीडियम दे कम क्लोजर, pressure increases, volume decreases, density increases, temperature increases. And when sound has been transmitted, so that part which was in the form of compression, the layer will get apart. Okay, rarefaction बन जाएगा सेम प्लेस पे। जिस जगह रेड लाइट के कारण ट्रैफिक इकट्ठा हुआ है, वही जगह है, वहाँ जब ग्रीन लाइट हुई ट्रैफिक भाग गया। सर रेडिफेक्शन में पीवीटी और डी तीनों सेम, जस्ट रिवर्स, सेम क्यों रहेंगे? रेडिफेक्शन में लेयर विल गेट अपार्ट, तो रेडिफेक्शन में क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। That's the opposite. So during the propagation of mechanical wave, and that too longitudinal wave, best example sound wave, these variation will take place. Okay? That's why we call mechanical wave, especially sound wave, longitudinal wave, as a pressure wave. प्रेशर वेव। अगर आप रूम में हैं और आपने टीवी लगा रखा है और जो स्पीकर है वहाँ से बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आ रही है, और बाई चांस मान लो आप बीमार हो और वो साउंड जब आपके पास आती है, आपकी पूरी बॉडी पे वो साउंड एनर्जी है, पूरी बॉडी पे फॉल कर रही है, साउंड इज इंसिडेंट ओनली ऑफ होल बॉडी विच इज एक्सपोज टू साउंड, ओके। प्रेशर बढ़ेगा और बंदा अगर बीमार है इरिटेट हो जाएगा, बंद करो यार टीवी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है नहीं। फिर प्रेशर रिलीज होगा रेडिफेक्शन में, ये वेरिएशन पूरी बॉडी में आएंगी। गॉट माय पॉइंट? और मान लीजिए विंटर सीजन है और आप हैवी क्लॉथ है, आपने कपड़े खूब अच्छे स्वेटर है, पुलोवर है, कोट है, ये डाल रखा है, और फिर स्पीकर से जब आपकी बॉडी के ऊपर साउंड पड़ेगी तो वो तो ऑब्जर्वर है, रजाई ले रखी है, ब्लैंकेट ले रखा है, साउंड को ऑब्जर्व कर लेंगे, ओके। आपकी बॉडी तक कम साउंड जाएगी, एनर्जी कम पहुंचेगी। और अगर आप सोफे पे हैं तो वो डनलप का जो पार्ट है वो गुड ऑब्जर्वर है। अगर खिड़की खुली है और स्पीकर से साउंड आ रही है, ओपन विंडो, सारी साउंड ट्रांसमिट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होएगी नहीं। हाँ, पर्दे लगे हुए ऑब्जर्व कर लेगी साउंड, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है, जो आपने डिटेल में पढ़ना है इस क्लास में। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो भी प्रॉपर्टी है सारी साउंड के अंदर है, ओके। तो अभी कितनी प्रॉपर्टी बताई? 4। वेरिएशन इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। इसलिए हम साउंड को बोलते हैं ये प्रेशर वेव है। तो नोट कर लो 5वीं प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर, longitudinal wave is a pressure wave. क्या है? Pressure wave. Longitudinal wave is pressure wave. Fifth property.
No, what is a compression actually? It is that part of the medium where these variations take place. Rarefaction is that part of the medium where this happens. And during the propagation of sound, compression, rarefaction, they are formed repeatedly, alternatively, at the same place. रेड लाइट तो एक ही जगह लगा रखी है ना, जहाँ भी लगी है वहीं रेड लाइट में कंप्रेशन बनेगा, और उसी जगह जब ग्रीन लाइट होगी तो ट्रैफिक दूर दूर चला जाएगा, रेरिफेक्शन बनेगा सेम प्लेस पे। उसके बाद फिर रेड लाइट आएगी उसी प्लेस पे, फिर कंप्रेशन सेम प्लेस पे दिन में मैनी टाइम्स, रेड ग्रीन कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनेगा। ओके, अच्छा फिर मान लीजिए अब यहाँ कंप्रेशन बन गया, यहाँ रेरिफेक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया, फिर रेरिफेक्शन बन गया। वेवलेंथ की दो डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। तीसरी डेफिनेशन, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट compressions. Similarly, between two nearest rarefaction, the separation is equal to wavelength. Okay, another definition of wavelength. Yes, sir. Distance between two consecutive nearest compressions, or distance between two nearest rarefaction, that is wavelength. क्लियर? बस ध्यान दो तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, और ऐसे